चलिए भाई, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स भाई? क्या हाल है आप सभी के? नमस्कार भाई, नमस्कार। साउंड वीडियो प्रॉपर है? प्लीज़ एक बार अपडेट करो जल्दी सारे बच्चे फटाफट। नमस्कार बेटा। और आप सब कैसे हैं? आवाज़ वीडियो क्या सब ठीक ठाक आ रही है आपको? एक बार जल्दी से बताइए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार। देखो बेटा, इससे पहले तो आप सबकी हमने जो है एक क्लास हुआ था हमारा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, याद है? इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था आप सबके साथ मिलकर, जिसमें हमने अपने विषय को जाना था, सब्जेक्ट का सिलेबस को जाना था। और आपको मैंने सारी बातें बता दी थी कि आखिर हमें इकोनॉमिक्स को कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आज जो है हम इकोनॉमिक्स की कहानी का हम शुभारंभ करेंगे बच्चों, ठीक है? आज की जो क्लास है, एक टॉपिक हमने बोला था आपसे, शुरू में ही बोल दिया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि आज जो हमारी बातचीत होगी एक नए टॉपिक से होगी। नया टॉपिक मतलब बिल्कुल पहला टॉपिक ये है इकोनॉमिक्स का, जिसका मतलब है इकोनॉमिक्स की ABCD। इकोनॉमिक्स की ABCD। ABCD का मतलब क्या होता है बच्चों? कि इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक है ना, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज हम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स को आप सबके साथ मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो चलिए भैया, लेट नहीं करते, शुभ काम में देरी कैसी, है ना? तो इकोनॉमिक्स के बेसिक को लेकर हम बातचीत करेंगे। एक पहला टॉपिक यही है, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो भैया देखो बेटा, अगर हम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर चर्चा करें तो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे हम बिल्कुल ABCD जानेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ, है ना? इकोनॉमिक्स है क्या, अर्थशास्त्र होता क्या है, क्लियर है? चलिए देखो भाई, अगर इकोनॉमिक्स को लेकर बात करें बच्चों, तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि आखिर ये जो शब्द है इकोनॉमिक्स, ये आया कहाँ से, है ना? अब कई बार हम सोचते हैं कि सर ये इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये हमारा इंग्लिश का शब्द है ना? कई बार हम सोचते हैं कि सर ये हिंदी का शब्द होगा। लेकिन याद रखना बच्चों, ये ना हिंदी का शब्द है बेटा, और ना ही ये अंग्रेजी का शब्द है। एक्चुअली ये जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आप गाना गाते रहते हो, इसका जो जन्म हुआ है एक दूसरी भाषा के शब्द से हुआ है। मतलब ना ये हिंदी का शब्द है बच्चों इकोनॉमिक्स, और ना ही ये अंग्रेजी का शब्द है। अब आपने देखा होगा बेटा कि हम अपने जीवन में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं बच्चों जो उर्दू के भी होते हैं, जो फारसी के भी होते हैं, या वो कोई अन्य भाषा से भी जुड़े हो सकते हैं, होते ही नहीं होते हैं। तो सेम कहानी कुछ इस तरीके से ही हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो इकोनॉमिक शब्द है, एक भाषा का नाम सुना होगा आपने, ग्रीक भाषा सुना है, ग्रीक लैंग्वेज, है ना? तो एक्चुअली इकोनॉमिक जो शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक वर्ड से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक वर्ड से हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। अब एक ग्रीक शब्द क्या था? तो भैया देखो, सीधी सी बात है, अब ग्रीक भाषा को लेकर बात करें, थोड़ा अजीबो गरीब तो होगा ही देखने में, है ना? तो थोड़ा अजीबो गरीब है, लिख देता हूं मैं स्पेलिंग उसकी, थोड़ा अजीबो गरीब है। आइकोनोमिया। तो भैया ये है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द, आइकोनोमिया। अब जैसे बच्चों आप हिंदी में बातें करते हैं, अंग्रेजी में बातें करते हैं, है ना? जैसी वहां पे भैया जो बाहर के लोग हैं वो ग्रीक भाषा वाले जो यूज करते हैं वो इस तरीके से बातें करते हैं, तो वो आइकोनोमिया आइकोनोमिया बोलते हैं, है ना? तो आइकोनोमिया से ही इसका जन्म हुआ है, किसका? इकोनॉमिक्स का, जिसे हम प्यार से अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, अब आप सोचने वाली बात है, अब मान लो कोई एक विदेश का इंसान आए और वो तुमसे भैया अरबी में बातें करना शुरू कर दे, है ना? फारसी में बातें करना शुरू कर दे, है ना? अब तुम्हें अरबी फारसी वो भाषा आती नहीं है, तो एक बात मैं पूछूंगा, क्या आप समझ पाओगे वो क्या कहना चाह रहा है? नहीं ना? भैया आप बोलोगे भैया कहना क्या चाह रहे हो, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ, हमारे तो सर के ऊपर से जा रहा है। सही बात है ना? तो आप क्या बोलेंगे कि भैया उस भाषा में बताओ जिस भाषा में हम समझ जाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले बच्चों हमें इसका सरल भाषा में, बिल्कुल आसान शब्दों में बात करें, इसका मतलब जानना है ना? इसका मतलब जानना है कि आखिर ये आइकोनोमिया जो बवाल है ये कहना क्या चाहता है, इसका आसान भाषा में क्या है मीनिंग। और इसका अर्थ ही अगर आपने जान लिया, इसका मीनिंग जान लिया, तो समझ लेना बच्चों इकोनॉमिक्स की परिभाषा इसके अंदर ही छिपी हुई है। इकोनॉमिक्स की परिभाषा इसके अंदर ही छिपी हुई है। अब क्या है मतलब, चलो बताते हैं। देखो बेटा, अगर हम इसके मतलब को लेके बात करें तो इसका मतलब होता है, बिल्कुल सरल शब्दों में बात करें, टू मैनेज अ हाउस।
टू मैनेज अ हाउस। हाउस माने घर, घर का मैनेजमेंट करना। अरे मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करना, या सरल शब्दों में बोलूँ तो एक बहुत ही प्यारा सा शब्द आ गया हिंदी का निकल के, गृह प्रबंधन। क्या बना बच्चों? गृह प्रबंधन, यानी कि घर का प्रबंध करना, घर का मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब एक बात और सोचने की है कि सर जी ये घर का मतलब क्या है ना? घर का मतलब क्या है भाई? घर का मतलब है तो जानना पड़ेगा घर का मतलब क्या है ना? सही बात है ना? तो बच्चों देखिए, अगर हम घर के मतलब को लेके बात करें तो ये घर का मतलब ये वाला घर मत समझना जिसमें हम और आप रहते हैं, बिल्कुल वो भी हो सकता है, बिल्कुल वो भी हो सकता है ना? ये आपका घर भी हो सकता है, ये मेरा घर भी हो सकता है, ये हम सब भारतीयों का घर भी हो सकता है, ये पूरी पृथ्वी भी हो सकती है, पूरा संपूर्ण संसार भी तो हो सकता है। जल्दी बताओ, है ना? तो यानी कि अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स बताता है कि कैसे हम अपने घर को, चाहे वो तुम्हारा घर हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो हमारा पूरा राज्य क्यों ना हो, चाहे वो हमारा बिहार राज्य क्यों ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी राज्य क्यों ना हो, चाहे संपूर्ण हमारा भारत देश क्यों ना हो, किस तरीके से हम क्या करते हैं उसे मैनेज करेंगे, कैसे उसका प्रबंधन करेंगे। क्लियर? अब प्रश्न ये है कि प्रबंधन किस प्रकार का? अब बच्चों ये वाला प्रबंधन मत समझना कि जब तुम्हारे घर में मेहमान लोग आते हैं तो आप झाड़ू पोंछा साफ सफाई करना शुरू कर देते हो, ये वाला मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही, है ना? ये वाले मैनेजमेंट को बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि कौन सा मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, है ना? किस प्रकार के मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पे बात किया जा रहा है? तो बच्चों देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो घर है भाई, ये मेरा तुम्हारा आपका किसी का भी हो सकता है ना? ये पूरा हमारा संसार भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे संसाधनों के मैनेजमेंट को बात हो रही है। किसके मैनेजमेंट की? संसाधनों का मैनेजमेंट, यानी कि संसाधनों को कैसे मैनेज किया जाए। किसको बेटा? रिसोर्सिस को कैसे मैनेज किया जाए। क्लियर? तो आसान भाषा में कहा जाए तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी पढ़ाई लिखाई है, एक ऐसी हमारा अध्ययन है जो हमें सिखाता है कि किसी भी घर में, घर का मतलब ये हमारा आपका घर भी हो सकता है, ये पूरा विश्व भी हो सकता है, हमारा भारत देश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि किस तरीके से हम वहां पे संसाधनों को मैनेज करेंगे, संसाधनों का मैनेजमेंट करेंगे, संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। तो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि इकोनॉमिक्स का मतलब आसान भाषा में संसाधन का मैनेजमेंट, है ना? कहाँ पे? अरे भाई किसी भी घर में, चाहे तुम्हारा घर, चाहे मेरा घर, चाहे हमारा भारत देश, चाहे संपूर्ण विश्व ही क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है। खेला खत्म, इतनी सी बात है, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से लिख दो फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे। फालतू की बातें ना लिखा करो कमेंट बॉक्स में, काम की बातें लिखा करो। इसलिए मैं तुम्हारे कमेंट इग्नोर मार देता हूँ बच्चों, अगर आप ध्यान रखना, फालतू की बातें लिखेंगे तो, है ना? जल्दी से बताइए सारे प्यारे बच्चे फटाफट, क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं? बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनिए, अब एक क्वेश्चन ये है, अब एक क्वेश्चन ये है कि सर जी ये संसाधन क्या होता है? तो ये भी तो बात सोचने की है कि भैया संसाधन है क्या, क्या है इसका मतलब? भाई मैंने बोला संसाधनों का मैनेजमेंट, संसाधनों का प्रबंधन, लेकिन संसाधन है क्या? संसाधन का मतलब क्या है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना? तो देखना बच्चों, ध्यान सुनिएगा बच्चों, संसाधनों का मतलब होता है वो सारी चीजें, वो सारी चीजें जो हमारी और आपकी जीवन की जरूरतों को पूरा कर दें, वही सब संसाधन है ना? अब जैसे एक बहुत ही सरल सा एग्जांपल दे रहा हूं, अब मम्मी को बच्चों खाना बनाना है घर पे, है ना? तो आप बताइए क्या खाना बनाने के लिए बर्तन संसाधन नहीं है? बिल्कुल संसाधन है ना? क्या खाना बनाने के लिए गैस का चूल्हा संसाधन नहीं है? बिल्कुल संसाधन है। अब आप बताओ क्या खाना बनाने के लिए बिना बर्तन, बिना गैस के चूल्हे के, बिना सिलेंडर के खाना बना लेगी मम्मी? नहीं ना। अगर चाय बनानी है तो भैया दूध संसाधन नहीं है? बिल्कुल संसाधन है ना? तो भाई जरूरी है, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। तो मतलब संसाधन ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं, मम्मी के लिए वो अलग है संसाधन, है ना? अब जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए बात बोलें, अब आप हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, तो अब आप मुझे बताओ कि आपके लिए आपके लिए एक स्मार्टफोन होना या लैपटॉप या कंप्यूटर होना संसाधन नहीं है अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो? बिल्कुल है। अरे हाँ, है ना? आपके लिए वो संसाधन है
है ना। मतलब सिंपल वे में वो सारी चीजें जो हमारी और आपके जीवन की जरूरतों को पूरा कर दें, वो सब संसाधन है ना। अब इसमें कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, ये तो अब डिपेंड करते हैं अलग अलग इंसान के हिसाब से अलग अलग। बिल्कुल सही बात, पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें हैं, पेन है, पेंसिल है, सब संसाधन है। अब मुझे पढ़ाना है आपको ऑनलाइन, तो बच्चों ये बताओ, ये मुझे पढ़ाने के लिए संसाधन नहीं है? बिल्कुल है। ये पेन से लिखना पड़ेगा तो संसाधन नहीं है? बिल्कुल है ना। एक इंटरनेट का अच्छा होना संसाधन नहीं है? बिल्कुल है। तो ये सब मेरे लिए संसाधन है ना। तो हर एक इंसान के लिए सब अलग अलग संसाधन हो सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा कॉमन एग्जाम्पल बोलूं जो सभी के लिए सेम हो सकता है, तो आप बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या पैसा, मनी, क्या संसाधन नहीं है? तो एक तरीके से पैसा तो बहुत बड़ा संसाधन है भाई। हाँ है ना। क्योंकि बच्चों आपको पता है इन सब चीज़ों की जरूरत, तो सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। कॉपी लेने जा रहे हो तो क्या चाहिए? पैसा। पेन लेने जा रहे हो तो क्या चाहिए? पैसा। इंटरनेट लगवाना क्या चाहिए? पैसा। मुद्दे की बात देखा जाए तो पैसा तो सबसे बड़ा संसाधन होगा भाई, है ना। यानी कि पैसा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ही है, हेड तो यही है सबसे ऊपर। अगर पैसा है तो आप ये छोटी मोटी चीजें अपने आप कर लोगे। क्लियर है? जल्दी बोलिए सारे बच्चे, हाँ है ना, है ना। तो मीन्स क्या है? तो एक तरीके से एक उदाहरण मैंने बताया, पैसा भी एक बहुत बड़ा संसाधन है। जनरली हम देखते हैं या बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स का मतलब पैसों का मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, कह सकते हो पैसों का मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि पैसा भी एक संसाधन है, और एक ऐसा संसाधन है जो बहुत सारी हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी करता है। तो इसलिए आसान भाषा में पैसा भी तो एक संसाधन है। इससे हम ये भी तो कह सकते हैं आसान भाषा में कि इकोनॉमिक्स मनी मैनेजमेंट सिखाता है ना, पैसे का मैनेजमेंट सिखाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सब बातें क्यों बताई? क्योंकि काफी बच्चे सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स केवल पैसे से ही संबंधित है। ऐसा नहीं है, ये वो सब संसाधनों संबंधित है जो हमारे और आपके जीवन को क्या कर दे? जरूरत को पूरा कर दे, है ना। इसलिए सबको लेके मैंने आपको बताया। क्लियर? तो उम्मीद है अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा संसाधन क्या होते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन और है, क्या कि सर जी इस सब्जेक्ट की, इस इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बना? भाई हर एक चीज का निर्माण जो हुआ है वो सोच के ही तो हुआ है। अरे हाँ है ना, कुछ सोच के तो हुआ है। तो आखिर ये क्यों बना, काहे को इसको बना दिया इस विषय को, है ना। चलो बताते हैं। आओ अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ये बताइए हमारे आपके जीवन में जितने भी संसाधन हैं, आप सोच के बताएंगे, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन अपने जीवन में हम यूज करते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आप मुझे बताओ क्या सारे संसाधन अनलिमिटेड हैं? जल्दी बोलो, हर चीज अनलिमिटेड है? बताइए, क्या हर चीज अनलिमिटेड है? भैया अगर आप ध्यान रखोगे या ध्यान दोगे तो भैया सब चीजें लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। उल्टा है, लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है। आपकी परीक्षा जब होगी, उसकी परीक्षा में जो समय मिलेगा आपको पेपर देने में, जब बैठोगे तो वो भी तो लिमिटेड है। अरे हाँ है ना, सही बोल रहा हूँ, वो भी तो लिमिटेड है ना। आप इस समय पढ़ रहे हैं, अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंटों में बातें सातें करते रहते हैं, है ना। वो सोचते हैं भैया समय बहुत है, उन्हें नहीं पता ये जो समय है ना, ये भी एक एक सेकंड बहुत वैल्यू रखता है, ये भी लिमिटेड है। हर एक चीज लिमिटेड है। ईश्वर ने तुम्हारे जिंदगी के दिन भी लिमिटेड लिख के भेजे हैं। जी लो बेटा जितना जीना है, समय आते ही काट देगा टिकट। फिर सोचते रहना काश हम ये कर लिए होते और काश हम वो कर लिए होते। इसलिए जो करना है समय से कर लो। फिर ये काश और अगर जिंदगी में लौट लौट के नहीं आते हैं, है ना। हर एक चीज लिमिटेड है, हर एक चीज लिमिटेड है। आपके पास पैसा है तो भी लिमिटेड है, समय है तो लिमिटेड है, घर में राशन है एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, वो भी लिमिटेड है। हर चीज लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है ना। यानी कि सारे संसाधन क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है, लिमिटेड। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, मनुष्य की इच्छाएं क्या है? ये उल्टा है, ये उल्टा है। भाई हमारी जो इच्छाएं हैं, ह्यूमन वांट्स बोलते हैं इसे, इच्छाएं, आदमी की इच्छाएं क्या हैं? ह्यूमन वांट्स क्या हैं? जल्दी बताओ। ये उल्टी हैं, अनलिमिटेड है। ये क्या है? असीमित है, यानी कि आसान भाषा में अनलिमिटेड है। जैसे बचपन से देख लो, बचपन से आपका रोना शुरू होता है, जिंदगी भर चलता है, खत्म ही नहीं होता ना होने वाला।
बचपन में पैदा हुए, पापा साइकिल दिलवा दो, साइकिल दिलवा दो, साइकिल दिलवा दो, साइकिल मिला दी, तब बाइक दिलवा दो, बाइक दिलवा दी तो बढ़िया वाली बाइक दिलवा दो, बढ़िया वाली बाइक दिलवा दी तो भैया अब क्या दिलवा दो, हैं? तो भैया कार दिलवा दो, कार दिलवा दी 4 पहियों की, तो भैया बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली भी हो गई तो भैया ब्रांडेड वाली चाहिए, BMW चाहिए। अरे भैया अनंत है, ये पेट भरता नहीं है कभी इच्छाओं वाला, है ना, अनंत है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, संसाधन है सीमित, इच्छाएं हैं अनंत, अब कैसे करोगे? तो भैया सीधी सी बात है, अगर आप सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, है ना, अगर आप सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, सही बात है, तो हर एक चीज आपके हाथ से निकल जाएगी, हर एक चीज आपके हाथ से निकल जाएगी बच्चों। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से लोग होंगे तुम में से भी, आपके घर परिवार में भी, आस पड़ोस में भी, क्या, जिनको भैया फ्री का पैसा मिल गया, मुआवजा, है ना, मिलता है, मिलता, जमीन वमीन हुई, सरकार का हाईवे निकला, मुआवजा मिल गया, करोड़ों मिल गया, और जैसे ही करोड़ों मिलता है ना, उनके रहने वहने का ढंग बदल जाता है, खूब अय्याशी चलती है, थार ले ली, बंदूकें लेके चल रहे हैं, खूब गुंडागर्दी कर रहे हैं, खूब इधर से उधर अय्याशी चल रही है, क्लबों में जा रहे हैं, डांस चल रहा, पार्टियां चल रही हैं, खूब चल रहा है। कितने साल तक? 2 से 3 साल तक सब उड़ा दिया पैसा, और 3 साल बाद ठन गोपाल बन गए, और फिर से खेतों में जुताई कर रहे हैं जाके। फिर बोलते हैं, पता है एक हमारा दिन था जब हम कभी थार में बैठते थे, गाड़ी में चलते थे, बंदूकें हुआ करती थी, ये था वो था, और आज देख लो क्या हालत आ गए। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट करना नहीं सीखा, क्योंकि वो संसाधनों को संभाल नहीं पाए। बच्चों, पैसा होना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि उसको संभालना कौन जानता है। पैसा तो आ जाता है, लेकिन संभालना भी तो आना चाहिए। अरे हाँ है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप ही बताओ कमेंट बॉक्स में। होंगे आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग, है ना? फिर वो बोलते हैं, काश हम उस पैसे को सही से लगा दिए होते, काश हम व्यापार शुरू कर दिए होते, काश हम ये तब फालतू की बकवास या गाड़ियां वाड़ियां ना लिए होते, कुछ सही से इस्तेमाल कर लिए होते। फिर तो जीवन में काश और अगर रह जाता है, जो लौट के कभी आता नहीं है, आपको पता ही है बच्चों। फिर तो काश और अगर है, वो कभी नहीं आने वाला लौट के, है खेला खत्म, है ना? तो मीन्स क्या है? मीन्स इच्छाएं अनंत थी जो तुमने पूरी कर ली, लेकिन पूरी तो कर ली लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? आपने संसाधन सारे खो दिए। अगर आप संसाधनों को सीमित करते, अगर मान लो 5-10 करोड़ मुआवजा मिला है, अगर सही से मैनेजमेंट करते, सही से मैनेजमेंट करते, तो पता चलता कि आने वाली 7-8 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा लेती। अरे हाँ है ना? सही बात है ना? लेकिन वही तो है मैनेजमेंट करना। तो इकोनॉमिक्स यही तो सिखाता है कि कैसे इन सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके मनुष्य की अनंत इच्छाओं को पूरा करें। सही बात है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। मैंने पहले ही बोला था, संसाधनों का मैनेजमेंट। क्लियर? तो अब उम्मीद है अब आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी कि इकोनॉमिक्स जो होता है उसका जीवन में क्या महत्व है। अब आप मुझे बताओ, आप सब कहते हो कि सर जी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा विज्ञान लगता है, साइंस लगता है, हम सुबह उठते हैं चलते हैं तो विज्ञान, बैठते हैं तो विज्ञान। जरा मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से साइंस लगता है, क्या तुम्हारे जीवन में रोज इकोनॉमिक्स नहीं लगता? तुम्हारी सुबह होते ही इकोनॉमिक्स चालू है। घर से निकलते समय जेब में कितने रुपए रखूं, अच्छा 20 रुपए किराए वाले को देने, इसको देने, उसको देने, तुरंत शुरू, तुरंत शुरू। अरे हाँ है ना? रोज ही इकोनॉमिक्स लगाते हो आप, और आप कहते हो कि इकोनॉमिक्स तो हमने कभी देखा नहीं जीवन में। अरे रोज यूज कर रहे हो भैया, रोज लग रहा है। मनी का मैनेजमेंट रोज कर रहे हो। जैसे ही आ गए, मम्मी ने दिए 100 रुपए, तुरंत तुम्हारा दिमाग दौड़ा 10 रुपए कैसे बचाऊं, कुल्फी खानी है शाम में, तुरंत लगाना दिमाग शुरू। मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ मनी दिमाग में। और सच बताऊं, ये जीवन भर करोगे। जो नहीं करेगा उसकी हालत वही हो जाएगी जो थार वाले की हुई थी। तो ये करना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट ऑफ मनी। क्योंकि जिसने मैनेजमेंट कर लिया पैसे का, वो पैसे को संभाल लेगा। जो मैनेजमेंट नहीं कर पाया, पैसा होते हुए भी गवा देगा, सब खो देगा।
क्लियर? आई बात समझ में? तो सिंपल वे में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, एक ऐसी पढ़ाई लिखाई है जो ये सिखाता है कि कैसे हम संसाधनों को मैनेज करें और मनुष्य अपनी अनंत इच्छाओं को पूरा कर ले। सिंपल सी बात, इतनी सी बात है ना? तो अब मुझे बताओ, अब आपको समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसका जन्म हुआ, क्या कारण था जिसके कारण इसको पैदा करा गया, ये विषय क्यों आया। ये एक ऐसी पढ़ाई लिखाई है जो लोगों को सिखाता है कि कैसे हम मनी का मैनेजमेंट कर सकते हैं या संसाधनों का मैनेजमेंट कर सकते हैं जो कि सीमित है और अनंत इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाने के लिए इकोनॉमिक्स बनाया गया है। क्लियर है? आगे बात समझ में? सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ या ना, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप सब स्टूडेंट्स को? जल्दी बताइए। देखो बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से बता दी मैंने, इसका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है, क्या जरूरत पड़ी, हमारे जीवन में क्या जरूरत होता है, ये भी सब मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? चलो और क्या चाहिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये तो हमने जाना बेसिक बेसिक बातें कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। अब भाई दुनिया में कोई तो व्यक्ति होगा जिसने इकोनॉमिक्स को संसार में पहली बार परिभाषित करा होगा, पहली बार डेफिनेशन दी होगी, बताया होगा जो मैंने आपको बताया कि आखिर इकोनॉमिक्स होता क्या है, किसी ने तो बताया होगा। अरे हाँ है ना? बताया था होगा, नहीं बताया होगा, कोई तो होगा दुनिया में इंसान जिसने पहली बार ये सब बातें बताई होंगी, है ना? तो भैया देखो, जो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार ये बताया तो उन्हें एक बहुत बड़ा दर्जा दे दिया। क्या दे दिया, क्या बोल दिया बताओ? भैया बोल दिया पिता, अर्थशास्त्र के पिता, है ना? अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोल दिया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक। अब पेपर में ऐसे पूछा ना जाएगा, बताओ भैया अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखोगे फटाफट फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही जवाब देंगे। जल्दी से लिखो, किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक? अब बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होना जरूरी है। आपके अनुसार किसे कहेंगे अर्थशास्त्र के जनक, किसे कहेंगे अर्थशास्त्र का जनक? जल्दी बताइए फटाफट सारे बच्चे। वेरी गुड, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा लगा। काफी बच्चे देखो सही उत्तर लिख रहे हैं हमारे, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। बच्चों याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का पिता। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर इसका आंसर तो चाणक्य होगा, चाणक्य। अरे भैया चाणक्य कहाँ से आ गए यहाँ पे? बताता हूँ चाणक्य के बारे में, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? बताते। चलिए सबसे पहले इनके असली में बात करते हैं, रियल में पेपर में क्वेश्चन आ गया तो क्या लगा के आना है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा बताओ हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता जनक किसे कहते हैं, तो याद रखना एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संसार में पहली बार 1776 में, कब है बच्चों? 1776 में एक किताब लिखी थी। इनकी किताब का नाम रट्टा मान लेना, पहली बता रहा हूं, इनकी किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। अब भैया अंग्रेजी में यह किताब का नाम, तो अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में इन्होंने दुनिया में पहली बार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है ना? तो यही वो पर्सन है, वो इंसान है जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमने तो चाणक्य का नाम सुना है, चाणक्य का नाम सुना है, चाणक्य जी कहां से आ गए? अरे चाणक्य की कहानी भी सुन लो भैया, बिल्कुल सुना है बच्चों। चाणक्य या जिन्हें हम कौटिल्य कहते हैं, जिन्हें हम विष्णुगुप्त जी कहते हैं, है ना? जो मन करे आप कहो, एक ही इंसान का नाम है ना? एक ही इंसान का नाम है। अगर इनके बारे में मैं बातचीत करता हूं बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी? याद करो क्या पढ़ी थी, देखते हैं तुम्हें याद है भूल गए। एक लाइन पढ़ी होगी, एक पॉइंट पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की था? तो तुम तुरंत आंसर लगाते हो कि सर जी अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की। अरे बेटा ये अर्थशास्त्र क्या था ये तो जान लेते। चाणक्य ने की तो थी, हाँ, कौटिल्य ने की, चाणक्य ने की या विष्णुगुप्त ने की, लेकिन ये अर्थशास्त्र का मतलब तुम्हें नहीं पता चला? ये क्या तुम क्या सोच रहे हो कि इकोनॉमिक्स लिख के बैठे चाणक्य भाई साहब? अरे भैया एक किताब है ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? एक पुस्तक का नाम है।
एक पुस्तक है, एक किताब है जिसके रचयिता कौन थे? चाणक्य जी थे। तो ये वाला इकोनॉमिक्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि कैसे एक राजा को शासन करना चाहिए और ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है। राजनीति कैसे करते हैं, राजा कैसे देश को या अपने शासन को चलाता है। ठीक है, तो ये वो किताब है बेटा। अब पेपर में क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो ये लगा के आना है। आगे समझ में, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त जी। लेकिन अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो है एडम स्मिथ बाबू। आगे अंतर समझ में, तो दोनों बातें मैंने बता दी जिससे कि आप जो है इस चीज को थोड़ा समझ जाए, गलती ना करें। चलो, तो अब देखो आपको हमने इकोनॉमिक्स के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, करता धरता पिताजी साहब, उनसे मिलवा दिया। वो कौन है बेटा? मिस्टर एडम स्मिथ साहब, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, कोई भी विषय क्यों ना हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, चाहे कुछ भी पढ़ते हो, तो पढ़ने का एक तरीका होता है। जल्दी बताइए, हाँ है ना, है ना भाई, पढ़ने का एक तरीका होता है, नहीं होता है? अब ऐसा तो होता नहीं है, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, चलो आज पढ़ेंगे विज्ञान और विज्ञान शुरू हो गए, है ना। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब आप छोटे थे, 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, तो साइंस नामक एक किताब आती थी। जैसे तुम थोड़े बड़े हुए, तुम्हारे अंदर थोड़ी बुद्धि का जन्म हुआ, 9th 10th में आए, तो देखा होगा उस विज्ञान किताब के बंटवारे हो गए। एक बन गया फिजिक्स, एक बन गया केमिस्ट्री, एक बन गया बायोलॉजी, है ना। फिर और थोड़े बड़े हुए, फिर फिजिक्स के भी कई सारे पार्ट हो गए, बायोलॉजी के भी पार्ट हो गए, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, केमिस्ट्री के भी हो गए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फलाना डिमाका, कितने सारे हो गए। और बड़े होके पढ़ोगे हायर लेवल पे, तो किताबों के बंटवारे होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यही बंटवारे बच्चों छोटेपन में दे देते तुम्हें पल्ले पड़ता कुछ? तुम कहते हो ये क्या है, इतना खतरनाक, समझ में नहीं आता, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, होता ये है कि जब भी हम किसी विषय को पढ़ते हैं ना, तो उसको पढ़ने का तरीका होता है। तो यहाँ पे भी जो हमारे इकोनॉमिक्स है, जो हमारे अर्थशास्त्री लोग हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो उन्होंने भी बच्चों क्या करा, इस अर्थशास्त्र को जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसके भी 2 बंटवारे कर दिए। इसके भी क्या करे, 2 बंटवारे करे। अब कौन कौन से बंटवारे करें, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स 2 प्रकार की होती है ना। 2 प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं। एक होता है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। शायद सुने हो तो अच्छी बात, नहीं तो आज सुन लीजिए। अभी एक एक करके सबसे दोस्ती करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक कौन सा होता है बेटा, मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। अब ये माइक्रो क्या बवाल है और मैक्रो क्या बवाल है, अरे कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सब इनके नामों में लिखा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आओ बताते हैं कैसे लगाना है। देखो, एक बात बताओ, माइक्रो शब्द का नाम कभी जीवन में नहीं सुने हो क्या? नहीं सुने कभी आज तक माइक्रो? भाई आजकल मोबाइल में सिम डलवाते हो तो क्या कहते हो कि भैया मेरे मोबाइल में माइक्रो वाला सिम कार्ड पड़ेगा, मेरे में मिनी वाला सिम कार्ड पड़ेगा, है ना। डलवाते हो ना सिम कार्ड मोबाइल में, वो कहता है माइक्रो सिम, हाँ छोटा वाला सिम, माइक्रोफोन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माइक्रोफोन होता है ना, सुने हो ना माइक्रो। अरे माइक्रो माने क्या? अरे भाई माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, स्मॉल, और मैक्रो माने बड़ा। खत्म, वहीं से आंसर आ जाएगा, लो कुछ करना ही भी ना पड़ा। यानी कि हिंदी में बोलोगे तो इसे कह दो सूक्ष्म। एक ऐसी अर्थशास्त्र जहां पे सूक्ष्म लेवल पे बात होंगी, छोटे लेवल पे स्तर पे बातें होंगी, छोटे लेवल पे। मैक्रो जहां पे वृहत लेवल पे बातें होंगी, बड़े लेवल पे बातें होंगी, है ना। अब शुद्ध हिंदी में तो बहुत खतरनाक नाम है इनका, समष्टि बेष्टि, है ना। इतनी हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा, समष्टि बेष्टि करते रहोगे, है ना। वो भी बता दूंगा मैं, चिंता मत करो, बता दूंगा। लेकिन अभी सरल भाषा में जानो, माइक्रो माने छोटा और मैक्रो माने बड़ा, बस खत्म। इसी में ही इसकी परिभाषा है, इसी में ही इसकी परिभाषा है। देखो बच्चों ध्यान सुनना, ऐसी अर्थशास्त्र जहां पे हम सूक्ष्म स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, किस स्तर पर, छोटे लेवल पर। जैसे एक सिंपल वे में मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, कोई भी हम किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं, कोई भी व्यक्ति ले लो, कोई व्यक्ति जैसे मनीष है ना। मान लो मैं आपसे बोलूं
चलो आज हम पढ़ेंगे मनीष के घर की अर्थव्यवस्था। नहीं पढ़ सकते? बताओ जरा, नहीं पढ़ सकते? रोक लोगे क्या? पढ़ सकते है ना? मान लो मैं आपसे बोलूं कि चलो भैया आज हम पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति का नाम है उत्कर्ष है, उत्कर्ष के घर की अर्थव्यवस्था। नहीं पढ़ सकते? बताओ। मान लो मैं आपसे बोलूं चलो आज हम पढ़ेंगे शांति के घर की अर्थव्यवस्था। नहीं पढ़ सकते? किसी ने रोका थोड़ी है, मना थोड़ी करा, बिल्कुल पढ़ सकते हो, है ना? मान लो मैं आपसे बोलूं चलो आज हम पढ़ेंगे टाटा कंपनी की अर्थव्यवस्था। नहीं पढ़ सकते? तो पढ़ सकते हो। मान लो मैं आपसे बोलूं चलो भाई आज हम अंबानी जी के घर की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो अंबानी जी के घर की अर्थव्यवस्था, टाटा की अर्थव्यवस्था, है ना? चलो हम आपसे बोले चलिए आज हम पढ़ेंगे खान सर के घर की अर्थव्यवस्था। नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? किसी के भी घर की अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हो आप। मैं बोलूं चलिए आज हम बोलेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घर की अर्थव्यवस्था के बारे में। नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, है ना? तो मतलब अब आप बताइए, मोदी जी हुए, मैं हुआ, आप हुए, टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, अंबानी साहब हुए, अडानी साहब हुए, सब क्या हैं भाई? सब एक इंडिविजुअली तो हैं, एकल व्यक्ति तो हैं, है ना? यानी कि जब भी हम किसी एकल व्यक्ति, एकल संस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वही अर्थशास्त्र क्या है? अरे वही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि सूक्ष्म लेवल पर अध्ययन हो रहा है, छोटे लेवल पर अध्ययन हो रहा है। किसी एकल व्यक्ति को पकड़ लिया, किसी एकल संस्था को पकड़ लिया तो माइक्रो है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जितने भी नाम मैंने बोले ये सब कहाँ हैं? सब भारत में ही तो है। अरे हाँ, है ना? इंडिया में ही तो है। चलो मैं आपसे बोलूं आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इसमें तो मैं भी हो गया, आप भी हो गए, मनीष भी हो गया, सोनू भी हो गया, मोनू भी हो गया, है ना? अंबानी भी हो गए, अडानी भी हो गए, मोदी जी भी हो गए, सब कुछ हो गए, हम सब भारतीय हो गए। यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन समग्र रूप से करते हैं, सभी को एक साथ मिलाकर करते हैं, तो वही क्या बनता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि बड़े लेवल पर अध्ययन हो रहा है, बृहत लेवल पर अध्ययन हो रहा है, तो क्या बनेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? छोटे लेवल पर अध्ययन माइक्रो, बड़े लेवल पर अध्ययन मैक्रो। सीधा सा फंडा है, कुछ है ही नहीं। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो हाँ या ना, आगे बात समझ में? चलो इसे लिख भी देते हैं। यानी कि यहां पे अगर मैं बोलूं एक लाइन लिख सकता हूं, जल्दी बताओ इसमें क्या होगा? एकल व्यक्ति, है ना, या संस्था का अध्ययन, है ना? एकल व्यक्ति या संस्था के बारे में बात होगी। अब संस्था का अध्ययन किसका? अरे इकोनॉमी का होगा, अर्थव्यवस्था का होगा। या ऐसे लिख दो कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन, सिंपल वे में, है ना? तो यानी कि एक ऐसी इकोनॉमिक्स जहां पे हम छोटे लेवल पर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा माइक्रो। और जहां पे हम समग्र अध्ययन करेंगे बच्चों, सभी को एक साथ मिलाकर अध्ययन करेंगे, सबको लपेट दिया एक ही उसमें, एक साथ लपेट दिया हमने, सभी को संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, समग्र अध्ययन। समग्र मतलब सभी को एक साथ मिलाकर, है ना? समग्र रूप से अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया? वो मैक्रो बन गया। खत्म कहानी। क्लियर है? चलिए अब मेरी बात सुनिए। अच्छा भाई, अब एक बात और याद रखनी है। याद रखना बच्चों, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, भाई कोई तो होगा अर्थशास्त्री ऐसा, है ना? कोई तो होगा ऐसा पर्सन, कोई तो होगा ऐसा व्यक्ति जिसने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया होगा या इसके ऊपर काम किया होगा, है ना? और कोई ऐसा भी होगा जिन्होंने भैया मैक्रो में बहुत ज्यादा काम किया होगा, है ना? तो बच्चों याद रखिए, तो वो व्यक्ति जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया, तो उन्हें बोल दिया इनके पापा। किसके पापा? अरे माइक्रो के पापा, है ना? और जिन्होंने मैक्रो में ज्यादा काम किया उन्हें बोल दिया मैक्रो के पापा। तो देखो दो पापा और आ गए। एक पापा तो मिल गए, तो मैं एडम स्मिथ मिल गए थे ना। पूरे अर्थशास्त्र के पापा कौन? जल्दी बताओ, पूरे अर्थशास्त्र के पापा कौन? एडम स्मिथ। अगर मान लो पेपर में आ जाए सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के पापा, इनके जनक कौन? तो अब याद रखना इनका नाम बदल जाएगा। इनका नाम है, एक अर्थशास्त्री का नाम सुने होंगे, एल्फ्रेड मार्शल। भी अंग्रेजों के नाम है भैया सारे के सारे। क्या करूं, मेरी गलती क्या है इसमें? अब अंग्रेजों के नाम तो लिखने पड़ेंगे, अंग्रेजी में लिख दो, पता ना हिंदी में तो कुछ और ही लिख देंगे इन्हें। एल्फ्रेड मार्शल, इतनी अंग्रेजी तो आती है।
नाम है तो नाम है, क्या करें। अब किसी का नाम हैप्पी है तो हैप्पी लिखोगे यार, खुशी तो करनी दोगे, है ना। वो अलग बात है, खुशी भी कह सकते हैं प्यार से, लेकिन घर वालों ने हैप्पी लिखा तो हैप्पी बोलोगे ना, ये थोड़ी कि हैप्पी सिंह को तुम खुशी सिंह बना दोगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो इनके पापा एल्फ्रेड मार्शल साहब हो गए। अब इनके पापा भी कोई हैं, चलो इनसे भी दोस्ती करा देता हूं। इनके पापा का नाम है भैया, इनके जनक कौन, एक ही खतरनाक सा नाम है इनका, कीन्स बाबू। लो इनको हिंदी में लिख देते हैं, JM कीन्स, शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, कीन्स बाबू। तो एक मार्शल बाबू साहब है और एक हमारे कीन्स बाबू साहब है। क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना। तो इनके पापा कीन्स हैं और इनके पापा हमारे कौन है, मार्शल साहब है। पिंक कलर दिखने में दिक्कत हो रही है क्या, चलो कोई नहीं, चेंज कर देंगे कलर, डोंट वरी, है ना। जल्दी से बताओ पहले मुझे, इतनी बात समझ में आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे छोटे लेवल पर, और मैक्रो में बच्चों में पढ़ेंगे संपूर्ण समग्र को एक मिलाकर। मैक्रो में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था भी हो सकती है ना। मैक्रो में अगर हम बातचीत करा जाए तो क्या हो सकता है हमारे, मैक्रो में हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था, कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। मैक्रो में समग्र रूप से अध्ययन, माइक्रो में छोटे लेवल पर अध्ययन। क्लियर, चलो अब एक बात सुनना, याद रखना बच्चों, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, माइक्रो वाली, चलो दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, फिर दिक्कत होगी, नहीं तो हरा वाला यूज कर लेते हैं, है ना। याद रखना, इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है पेपर में, कीमत सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, प्राइस थ्योरी। वो कौन सी अर्थशास्त्र है जिसे मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं, तो आप याद रखेंगे बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों, अरे भैया आप ही बताइए, आप ही बताइए मुझे, क्या क्या बताएं, जल्दी बताओ, आप ही बताओ कि भैया अगर किसी भी चीज का कीमत का निर्धारण करना है, किसी भी चीज की कीमत का निर्धारण करना है, तो क्या मेरा, आप सबका, या उस गांव या शहर में रहने वाले लोगों का रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है यार, है ना। अगर मान लो आपने कोई फैक्ट्री लगाई बच्चों, और आप बिस्कुट बनाते हो, और वो बिस्कुट शहर में बेचते हो, मान लो 20 रुपए का एक बिस्कुट। अब आपने सोचा मैं भी इसी बिस्कुट को गांव में बेचूंगा 20 रुपए में ले जाके, और आपने क्या करा, गांव में भैया अपना माल पहुंचाया, बिस्कुट पहुंचाया, और दुकान वाले को बोला लो भैया मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, इसे 20 रुपए में बेचो। तो दुकान वाला पता है क्या बोला, भैया 20 रुपए, यहाँ तो भैया 5 वाला बिस्कुट खाते हैं लोग बाग, 10 वाला तो लेते ना, तुम्हारा 20 रुपए का बिस्कुट कोई ना लेने वाला, भूल जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पे सामान बेचना है तो भैया उन्हीं के अनुसार ही तो प्राइस रखोगे, ये थोड़ी कि अपने हिसाब से मनमानी करोगे, है ना। तो कीमतों को निर्धारित करने में जनरली इंडिविजुअल का रोल है, एकल व्यक्तियों का ही रोल होता है, हमारा आपका रोल होता है, समझ रहे हो। तो यही कारण है इसे प्राइस थ्योरी या मूल्य सिद्धांत कहा जा रहा। क्लियर, अच्छा याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें अगर बात करें, इस पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की ही बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक्स के बारे में ही पढ़ते हैं। और मैक्रो में अगर बात करें तो सबको समग्र रूप से लेके बात करते हैं, जैसे मैंने ही बताया था, है ना। अब इसका नाम भी जान लो दूसरा, इसका एक दूसरा नाम है बच्चों, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। आय एवं रोजगार सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आय एवं रोजगार सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, याद रखना इसे ये कहते हैं। अब आप ही बताओ, अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो किस में करेंगे, मेरे घर में, तुम्हारे घर में, या पूरे भारत में। भाई ये थोड़ी बोलती है सरकार कि मोनू के घर में आज रोजगार भर गया, बढ़ गया, सोनू के घर में रोजगार घट गया, नहीं ना। अरे हाँ है ना, भाई सरकार क्या कहेगी कि देश में रोजगार बढ़ गया, सही बात है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, देश में गरीबी बढ़ गई, देश की आय को लेके बात करेगी, मेरे और आपके घर की आय तो बोलेगी नहीं भैया, समझ रहे हो। क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ है ना। यही कारण है इसे क्या बोलते हैं, आय और रोजगार सिद्धांत भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी को लेकर एक साथ मानकर पढ़ाई लिखाई की जाती है, समग्र रूप से अध्ययन होता है। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ या ना, आगे बात जल्दी से समझ में क्लियर है। चलिए अब एक बार देखो, ये तो मैंने हाथ से लिख के बता दिया आपको सारी बातें, है ना। आपको मैंने बोला था एक बात याद करो, क्या कि मैं आपको कंप्यूटर वाली PDF भी दे दूंगा, है ना, जिसमें क्या होगा, आपको सारी कंप्यूटराइज सिस्टम से लिखा हुआ मिल जाएगा हिंदी अंग्रेजी में, वो भी दिखा देता हूँ मैं, वो भी आपके लिए जरूरी है। लो भैया
देखो ये हिंदी अंग्रेजी में सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। जल्दी बताओ। अब ये देखो, पढ़ा था अभी माइक्रो मैक्रो, इससे भी रिवीजन कर लो, जिससे पीडीएफ में रिवाइज करोगे तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ भी लीजिए। देखो पढ़ो। इसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में व्यष्टि और इसे शुद्ध हिंदी में समष्टि। आसान भाषा में याद करो, माइक्रो माने छोटा, मैक्रो माने बड़ा, है ना, वही पुराना फंडा। तो देखो लिखा है, एकल व्यक्ति एकल उपभोक्ता फर्मों का अध्ययन करेगा, है ना। इनके पापा बताए थे अभी एल्फ्रेड मार्शल, इनके पापा बताए थे कीन्स, जेएम कीन्स, जॉन माइनार्ड कीन्स, शॉर्ट फॉर्म में जेएम कीन्स बोलते हैं। यहाँ पे समग्र रूप से अध्ययन होता है। यहाँ पे व्यक्तिगत की मांग के बारे में बात करेंगे, है ना। हर चीज पर्सन मतलब किसी इंडिविजुअल को लेके बातचीत होगी, हर चीज में यहाँ पे इंडिविजुअल को लेके बात होगी। यहाँ पे समग्र मांग और समग्र को लेके बात होगी, सबको लेके बात करा जाएगा। इसे बताया था मैंने अभी, क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, पीछे लिखा ही है हमारा मूल्य सिद्धांत। और इसे मैंने बताया था अभी आपको, जल्दी बताओ क्या बताया था, जल्दी बोलिए फटाफट। आय और रोजगार सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, यहाँ पे लिख दो, पूरा लिख दिया लो मैंने, आय और रोजगार सिद्धांत, है ना। एम्प्लॉयमेंट वाला पीछे लिख दिया था ना, आय एवं रोजगार सिद्धांत। क्लियर है। तो पहले मुझे बताओ कि ये सारी पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए? इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। ये सारी बातें समझ में आ गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जल्दी बोलिए यस और नो। फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार हाँ या ना में लिखो, जल्दी बताइए। हम्म, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। देखो बेटा, कंप्यूटर वाले पीडीएफ का आप नोट्स बनाओ ना बनाओ तुम्हारी मर्जी है। अब एक बात बताओ, आप बाजार जाते हो, किताब लाते हो, किताब में भी तो ऐसे ही होता है, सब छपा हुआ। अरे हाँ है ना। तो ये उसी तरीके से है, पता, एक तरीके से किताब है ये, जिसको आपको हम जो हम पढ़ रहे हैं वहां से रिवीजन कर सकते हो, ऐसे आप समझ लो। बाकी नोट्स तो आप अपने अनुसार बनाओ भाई। अरे हाँ है ना, अपने हिसाब से बनाओ, जैसा तुम्हें सही लगे, शॉर्ट फॉर्म में बनाओ, शॉर्ट तरीके से लिखो, जिससे कि आप क्या कर सकें, जिससे कि आप एग्जाम के समय जाके उसे अपने तरीके से रिवीजन कर सको। मतलब किताब थोड़ी पढ़ोगे बैठ के पूरी की पूरी। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? ये तो आप पे डिपेंड करते हैं नोट्स कैसे बनाना होता है। इट्स डिपेंड टोटल ऑन यू। शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। नहीं बनाओगे तो वो आपकी मर्जी है भैया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आओ। अब देखो, एक बक्से में कोई बैठा है, बंद होके कोने में बैठा है। ये कौन बैठा है भाई? इससे भी तो दोस्तों दोस्ती करनी पड़ेगी। ये बक्से में कौन खड़ा है पीछे, चोर, है ना। चलो बताते हैं, समझाते हैं, आइए। देखिए भाई, अगर हम इस बक्से की पोस्टमार्टम करें तो आखिर इसमें क्या है बताते हैं। इसमें भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो अभी हमने देखा कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है ना। सारी बातें हमने आपके सामने बता दी है। क्लियर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सूक्ष्म स्तर पर होता है, इंडिविजुअल को लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, सब कुछ उसमें होता है माइक्रो में। मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में हमारा समग्र रूप से अध्ययन होता है, सबको समान रूप से मान के अध्ययन करा जाता है। अब जरा ध्यान से देना। अब बच्चों, ये जो इकोनॉमिक्स के जो बंटवारे हैं, है ना, एक का नाम है माइक्रो और एक का नाम है मैक्रो। ध्यान सुनना। अब एक क्वेश्चन कभी कभी पेपर में यहां से ऐसा आता है कि बताओ, वो कौन सा अर्थशास्त्री है, वो कौन सा अर्थशास्त्री है जिसने दुनिया में पहली बार इन माइक्रो और मैक्रो शब्दों को दिया। भाई कोई तो इंसान होगा ना जिसने ये नाम दिए होंगे। तो पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसको नाम को देने वाला व्यक्ति कौन था, इसको नाम को देने वाला व्यक्ति कौन था। क्लियर है? जल्दी बताइए सारे बच्चे हाँ या ना। आई बात समझ में? जल्दी बोलो। क्लियर है? चलिए, तो माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों को नामकरण करने वाला अर्थशास्त्री कौन? देखो, ये तो हमने जान लिया माइक्रो कौन था, ये भी हमने जान लिया मैक्रो कौन था, है ना। लेकिन कोई तो होगा जिसने इनका नामकरण किया होगा।
है ना। तो बच्चों याद रखना, अगर हम बातचीत करें, इसका जो नामकरण दिया है, जो माइक्रो मैक्रो शब्द दिए हैं, एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है बड़ा अजीबो गरीब, चलो उनसे भी दोस्ती करा देता हूं मैं। इनका नाम है रैगनर फ्रिश। अजीब सा नाम है भैया, बड़ा अजीब सा नाम है, रैगनर फ्रिश, बड़ा अजीब सा नाम है, क्या ही करें। तो भैया ये एक हमारे अर्थशास्त्री हैं, जैसे हमारे एडम स्मिथ हैं, है ना, एल्फ्रेड मार्शल हैं, ये पढ़ाए थे ना, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, है ना, ये जो अर्थशास्त्री हमने नाम पढ़े, कीन्स बाबू हैं, वैसे रैगनर फ्रिश भी एक अर्थशास्त्री हैं। क्या नाम है? रैगनर फ्रिश भी एक अर्थशास्त्री है। क्लियर? तो इन्हीं के द्वारा दुनिया में पहली बार माइक्रो और मैक्रो शब्द दिए गए। अब ये जो रैगनर फ्रिश है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लो। ये जो शुभ काम हुआ था 1933 में हुआ, मतलब ये नाम 1933 में दिए थे। और अगर बात करें तो ये एक देश के रहने वाले हैं, नॉर्वे। याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, ये कौन से देश से संबंध रखते हैं? नॉर्वे से संबंध रखते हैं। क्लियर है? बात समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो कहां से रहने वाले हैं? नॉर्वे से संबंध रखते हैं। कौन? रैगनर फ्रिश। जैसे अब हमारे एडम स्मिथ, वो स्कॉटलैंड के हैं, एल्फ्रेड मार्शल वो एक इंग्लैंड के हैं, सबके अलग अलग देशों के हैं, इंडिया का तो नहीं है कोई यहाँ पे, सब बाहर के लग रहे हैं आपको, है ना। तो ऐसे ये हमारे कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं। याद रखना, नॉर्वे एक देश का नाम, जैसे कि आपको अच्छे से पता ही है, तो वहां से संबंध रखते हैं। क्लियर? जल्दी बताओ हाँ है ना। पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी बोलिए यस और नो। चलो अब देखो बच्चों, होता क्या है, क्या होता क्या है, सुनिए। अब पेपर में जब क्वेश्चन आता है कि माइक्रो और मैक्रो शब्द किसके द्वारा गढ़े गए या किसके द्वारा दिए गए, तो ऑप्शन ऐसे होते हैं, ये गारंटेड लिख के लेना, ऐसे ही आएगा पेपर में क्वेश्चन। अगर आया तो यहां से क्वेश्चन, एक तो देगा रैगनर फ्रिश और एक देगा दूसरा ऑप्शन में, एक रैगनर और आएगा तुम्हें रैगनर नर्क से, तुम्हें नरक ही पहुंचा देगा, गलत करके आओगे ना, नरक ही जाओगे फिर तो क्वेश्चन गया। हमेशा ऐसे ही आएगा पेपर में, रैगनर रक से और रैगनर फ्रिश। अब जैसे ही बच्चे देखेंगे दो में रैगनर, हो गया काम खत्म। बच्चे कैसे याद करते हैं? बच्चे याद करते हैं माइक्रो मैक्रो रैगनर ने दिए, माइक्रो मैक्रो रैगनर ने दिए। अब पेपर में जब गए तो वहां पे दो आदमी रैगनर नाम के आ गए, ले आओ, खेला खत्म, खेला खत्म। ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री भैया। अब कौन सा रैगनर लगाएं, क्योंकि पीछे वाला तो भूल गए कौन सा था रैगनर। तो देखो, इसलिए बता रहा हूं कि इसको ध्यान से याद करना है, इसका जुगाड़ देख लो कैसे, जैसे मैंने लगाया वैसे तुम लगा लो। नाम पढ़ो इस आदमी का, रैगनर फ्रिश। अरे फ्रिश फ्रिश नहीं जानते बच्चों, हम क्या जानते हैं? फिश जानते हैं। अरे फिश मछली, अरे हाँ है ना। अरे फिश माने क्या होता है? मछली। फ्रिश फ्रिश को छोड़ो, आप फिश से दोस्ती करो, हाँ मछली से दोस्ती करो। तो इसको जुगाड़ लगाते हैं याद करने का। तो भैया देखो ऐसे याद करो, एक मछली है जिसके दो बच्चे हैं, एक का नाम है माइक्रो और एक का नाम है मैक्रो, खेला खत्म। तो माइक्रो मैक्रो किसने दिए? अरे जैसे पूछे पेपर में तो तुरंत बोलना, अरे मछली ने दिए, अरे फिश ने दिए। अरे क्या नाम है मछली का? अरे मछली का नाम है बच्चों रैगनर नाम की मछली ने दिए। तो अब याद हो जाएगा, गलती नहीं करोगे। जैसे ही तुमसे पूछे कि माइक्रो मैक्रो किसने दिए, तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे माइक्रो मैक्रो फिश ने दिए। और कौन सी फिश ने दिए? रैगनर नाम के फिश ने दिए। क्लियर है? अब तो गलती नहीं करोगे, बता दो पेपर में जाके, अब वो तो हो जाएगा। अब तो जुगाड़ लगा दिया। देखो जहां गड़बड़ हो जुगाड़ लगा दो। भारत में क्या चलता है? जुगाड़। और भारतवासियों में कूट कूट के भरा है ना। ये देखो ये लिखा हुआ, जो सारी बातें बताई वो मैंने यहाँ पे आपको सारी बता दी। रैगनर फ्रिश 1933 में ये माइक्रो मैक्रो शब्द को दिया है। क्लियर है? याद हो गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो चलो फिर आज की क्लास को यहीं लगाएंगे विराम। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले हमने बेसिक जाना कि आखिर अर्थशास्त्र है क्या, इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ कहाँ से, हुआ कैसे, है ना। क्लियर है? जल्दी बताओ हाँ है ना। ठीक, ये सब बातें हमने जान ली। इकोनॉमिक्स होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या है, किसका क्या मतलब होता है ना, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलिए अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आ गई, जो उनको टाइम ही काटना है उनके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कल मिलूंगा मैं फिर से आप सबसे, इसी समय मिलेंगे और इसी समय कल हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे इसके आगे
सारी चीज़ें हमें सीखनी है। अभी तो शुरुआत है, अभी हमने शुरुआत करा है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ के आइएगा। एक बार बस मैं ये बोलूँगा, जो मैंने आपको पढ़ाया ये PDF आपको मिलेगा, जितना मैंने पढ़ा दिया वो आप घर से रिवीजन करके जरूर आएंगे, है ना, घर से रिवीजन करके जरूर आएंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको चीज़ें याद भी होती रहे। ठीक है, चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।